अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलायबिलिटी। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करें तो उसमें जो है वो चार एक चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कि एस्टैब्लिश होनी चाहिए, जिनमें से रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ठीक है, टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि हम किसी टेस्ट को स्टैंडर्डाइज तब ही कह सकते हैं व्हेन इट हैज़ वेल एस्टैब्लिश्ड रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। सबसे पहले हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, उर्दू में हम इसको एतबारियत कहते हैं। Reliability refers to the consistency of the scores obtained by the same person when re-examined with the same test on different occasions or with different set of equivalent items or under other variable examining conditions. ठीक है, यानी कि reliability क्या है? Consistency of the scores obtained by the same person when re-examined with the same test or different set of equivalent items. कि बेसिकली आप एक दफ़ा टेस्ट देते हैं, फिर दोबारा टेस्ट देते हैं। जब दोबारा टेस्ट देते हैं तो हो सकता है कि वही टेस्ट दें, या हो सकता है कि वो इक्विवेलेंट सेट ऑफ आइटम्स पर मुश्तमिल हो। ठीक है, तो आपका स्कोर में कितनी कंसिस्टेंसी पाई जाती है? क्या आप उतनी ही नंबर लेते हैं जितने पहली दफ़ा लेते हैं, या क्या आपके नंबर जो हैं वो कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं? ठीक है, ये चेक करते हैं हम रिलायबिलिटी में। बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी अंडरलाइज द कंपटीशन ऑफ एरर और मेजरमेंट ऑफ ए सिंगल स्कोर whereby we can predict the range of fluctuation likely to occur in a single individual scores as a result of irrelevant chance factors. अब एक दफा आपका पेपर लिया गया, दोबारा पेपर लिया गया, तो जो डिफरेंस आएगा वो चांस फैक्टर्स की वजह से आएगा। ठीक है, उसको हम एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। अगर तो आपका दोनों दफा स्कोर सेम आता है तो इसका मतलब ये है कि रिलायबिलिटी विल बी हाई एंड एरर ऑफ मेजरमेंट विल बी नियर टू जीरो। ठीक है, लेकिन अगर ये है कि सेम स्कोर नहीं आता तो फिर रिलायबिलिटी उसी हिसाब से कम होती जाएगी और एरर ऑफ मेजरमेंट उसी हिसाब से ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रिलायबिलिटी का। The concept of reliability has been used to cover several aspects of score consistency. In a broader sense, test reliability indicates the extent to which individual differences in test scores are attributable to true difference in the characteristic under consideration and the extent to which they are attributable to chance errors. आपने एक दफ़ा टेस्ट दिया, दूसरी दफ़ा टेस्ट दिया, तो हो सकता है कि आपके अंदर उस सब्जेक्ट की ग्रिप ज़्यादा अच्छी आ जाए, ठीक है, और आपका स्कोर दूसरी दफ़ा इम्प्रूव हो जाए तो उसको हम ट्रू वेरिएंस कहेंगे। लेकिन दूसरी दफ़ा नंबर आप सिर्फ इस वजह से या ज़्यादा ले लें क्योंकि पहले आपने वो टेस्ट देखा हुआ था, तो आपको समझ आ गई कि टेस्ट कैसे होना है, या फिर ये है कि आपके तुक्के ज़्यादा अच्छे लगे, गेस मेकिंग ज़्यादा अच्छी हो गई, या कोई भी और फैक्टर अगर असरअंदाज होता है तो उसको हम एरर वेरिएंस कहेंगे। To put it in more technical terms, measures of test reliability make it possible to estimate what proportion of total variance of test score is error variance. ठीक है, क्या हम proportion of total variance में से error variance निकालते हैं? The crux of matter, however, lies in the definition of error variance. Factors that might be considered error variance for one purpose would be classified into true variance for another. ठीक है, अब ये स्टडी टू स्टडी, ठीक है, एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट में एरर वेरिएंस की डेफिनेशन चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग फ्लक्चुएशन ऑफ मूड, देन द डे बाय डे चेंजेस इन स्कोर्स ऑन टेस्ट ऑफ cheerfulness depression would be relevant to the purpose of the test, इसलिए उसको हम ट्रू वेरिएंस में रखेंगे, एरर वेरिएंस में नहीं रखेंगे। If on the other hand the test is designed to measure more permanent personality characteristic, the same daily fluctuations would fall under the heading of error variance. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ज़हन में रखते हैं कि अगर तो वो हमारे टेस्ट के मकासद में शामिल है तो उसको हम ट्रू वेरिएंस में रखेंगे, और अगर वो हमारे टेस्ट के मकासद में शामिल नहीं है तो उसको हम एरर वेरिएंस में कंसीडर करेंगे। Essentially, any condition that is irrelevant to the purpose of the test represent error variance. कोई भी कंडीशन जो कि हमारे टेस्ट के मकसद से सूट नहीं करती, पर्पस से सूट नहीं करती, it will be included in error variance. Thus, when the examiner tries to maintain uniform testing condition by controlling the testing environment in uniform instructions, ठीक है, time limits, repo
and the other similar factors is reducing error variance and making the test scores more reliable. कि जब हम कोशिश करते हैं कि यूनिफॉर्म टेस्टिंग कंडीशन हो, हर जगह पे लोगों को एक ही टाइम पे टेस्ट मिले, एक ही तरह के लोग हों, ठीक है, और किसी किस्म का कोई बैरूनी फैक्टर उस पर असरअंदाज ना हो, टेस्टिंग एनवायरनमेंट हर जगह पे सेम हो, इंस्ट्रक्शन सबको सेम दी जाए, टाइम लिमिट का ख्याल रखा जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम किसी को ना दिया जाए, कम टाइम किसी को ना दिया जाए, रैपो अच्छी बिल्ड हो कि आप कॉन्फिडेंस फील करें, और इस तरह के बाकी तमाम फैक्टर्स को जब आप कंट्रोल करते हैं तो फिर एरर वेरिएंस होने का चांस कम हो जाता है. Despite optimum testing conditions, however, no test is perfectly reliable instrument. Hence, every test should be accompanied by a statement of its reliability. Such a measure of reliability characterizes the test and administered under standard conditions and given to subjects similar to those instituting the normative sample. The characteristic of this sample should therefore be specified together with the reliability that was measured. अब इसीलिए जितने भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उनमें जो स्टैंडर्ड क्या कहना चाहिए कि आपका ग्रुप होता है उसके स्कोर्स को रखा जाता है, ठीक है, वो हमारा, उससे हम अपनी रिलायबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है. There could be, of course, many varieties of test reliability as there are conditions affecting the test score, since any such conditions might be relevant for a certain purpose and would thus be classified as error variance. ठीक है, reliability की बहुत सारी इकसाम है. The type of reliability compared in actual practice, however, are relatively few. ठीक है, अब हम जो है इनको मुख्तलिफ जो है वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो चीज रिलायबिलिटी निकालने के लिए इस्तेमाल होती है वो है कोरिलेशन कोफिशिएंट. कोरिलेशन कोफिशिएंट का क्या मतलब है? रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंडीशंस या टू स्कोर्स. कि आपने पहले टेस्ट दिया, आपका इतना स्कोर आया, आपने दोबारा टेस्ट दिया, आपका इतना स्कोर आया, तो दोनों स्कोर्स का आपस में कोरिलेशन निकाल लेंगे. कोरिलेशन जितना 1 के करीब करीब होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा, जितना 1 + 1 से दूर दूर होगा यानी कि 0.20 0.10 उतना ही कोरिलेशन पुअर होगा. ठीक है, कोरिलेशन की वैल्यू +1 से -1 तक होती है. +1 का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है. -1 का मतलब ये है कि एक चीज से बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है. ठीक है, और 0 का मतलब ये है कि दो चीजों के दरमियान कोई रिलेशनशिप जो है वो नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके से हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट को निकाल सकते हैं. 0 कोरिलेशन का मतलब एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप है और उसको हम स्कैटर प्लॉट के जरिए भी बयान कर सकते हैं. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर किसी का 2.20 कोरिलेशन आता है तो वो पुअर है, अगर 0.70 में आता है तो वो हाई में कंसीडर होगा. जो टेक्निक कोरिलेशन निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन. ठीक है, इसको नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है कोरिलेशन निकालने के लिए. ठीक है, तो ये सारी प्रैक्टिस आमतौर पर की जाती है. इसके अलावा एक और जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की जाती है वो है स्टैंडर्ड स्कोर्स की. ठीक है, in actual practice it is not necessary to convert each raw score to standard scores before finding the cross products, since this conversion can be made once for all after the cross products have been added. कि हम क्रॉस प्रोडक्ट्स के जरिए भी चेक कर सकते हैं क्या है हमारा कोरिलेशन कैसे जा रहा है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, उनका हमने पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकाल लिया. अरिथमेटिक में स्कोर और रीडिंग में स्कोर हमने इनका आपस में कोरिलेशन देख लेना है. ठीक है, सारे बच्चों का हमने कोरिलेशन निकालने के लिए आपको पता है कि क्या फार्मूला इस्तेमाल होता है, तो उसको हम अप्लाई करेंगे. दैट इज समेशन xy डिवाइडेड बाय n सिग्मा x एंड सिग्मा y. ठीक है, इस फार्मूले से पुट करके हमने कोरिलेशन निकाल लिया. ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने सबसे पहले मीन स्कोर निकाला x का भी और y का भी. ठीक है, और फिर जो वैल्यूज हैं उनको उससे माइनस कर लिया. जैसे 41 है बिल का और मीन हमारा 40 है, तो 41 माइनस 40 इज इक्वल टू 1, तो x में हमने +1 लिख दिया. ठीक है, इसी तरीके से 40 माइनस 38 इज इक्वल टू 38 माइनस 40 इज इक्वल टू -2, तो हमने -2 लिख दिया. इसी तरीके से रीडिंग का अगर हम देखें तो हमारे पास जो मीन स्कोर आया वो 21 है, तो 17 माइनस 21 इज इक्वल टू -4, उसको हम y के कॉलम में लिख देंगे. फिर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल, फिर हम इसको फैक्टर कर लेंगे. ठीक है, स्क्वायर निकाल लेंगे इसका, फिर x और y को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको पुट करेंगे, तो एंड पे हमारे पास कोरिलेशन आ जाएगा. यहाँ कोरिलेशन की वैल्यू जो है वो 0.40 आई है, जो कि
तकरीबन जो है वो मॉडरेट रिलेशनशिप को, मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि देयर इज सम टेंडेंसी फॉर दोज चिल्ड्रन डूइंग वेल इन मैथमेटिक्स आल्सो टू परफॉर्म वेल ऑन द रीडिंग टेस्ट एंड वाइस वर्सा, कि जो बच्चे जो है वो अरिथमेटिक में ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे वही बच्चे जो है वो 0.40 स्कोर आया है कि वो उतना जो है वो रीडिंग में भी अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, और इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है। If we are concerned only with the performance of these 10 children, we can accept this correlation as an adequate description of degree of relationship existing between the two variables in this group. लेकिन साइकोलॉजिकल रिसर्च में हम पॉपुलेशन को देखते हैं कि जिस पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करते हैं, अगर तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उसके लिए 10 का सैंपल जो है वो बहुत कम है, हमें ज्यादा सैंपल जो है वो लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 करोड़ आबादी है तो उसमें तो 10 लोगों पे अगर आप करेंगे तो वो कोई मीनिंग जो है वो नहीं दे सकेगा, हमें ज्यादा सैंपल लेना पड़ेगा। There are statistical procedure for estimating the probable fluctuation to be expected from sample to sample in the size of correlation, mean, standard deviation, any other group measures. The question usually asked about correlation however is simply whether the correlation is significantly greater than 0. In other words, if the correlation in the population is 0, could a relation as high as that obtained in our sample have resulted from sampling error alone? ठीक है, कि समझे कि दो चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारे पास कोरिलेशन निकलता है, तो वो क्या कोरिलेशन जो है वो एरर वेरिएंस की वजह से आया है या कोई और वजूहत है। इनको देखने के लिए हम सिग्निफिकेंस लेवल फाइंड आउट करते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल की दो किस्में हैं, एक है 0.01, ठीक है, जिसमें हम 99% श्योर होते हैं कि हमारी जो स्टडी है वो ठीक है, और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 0.05 है, जिसमें हम जो है 5 आउट ऑफ 100 चांस होता है गलती का, और 95 आउट ऑफ 100 चांस होता है कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो ठीक निकाली है। तो इस तरीके से हम जो है वो अपने कोरिलेशन को चेक कर सकते हैं कि कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं 0.01 एंड 0.05 लेवल पे, और उससे हमें पता चल सकता है कि कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है, फिर क्या है कि कोरिलेशन coefficients have many uses in the analysis of psychological data. The measurement of test reliability represent one application of such coefficient. An example of reliability coefficient computed by the Pearson product moment correlation is to be found in the figure 10. ठीक है, यहाँ पे 104 लोगों का इक्विवेलेंट फॉर्म जो है वर्ड फ्लुएंसी का टेस्ट का हमने निकाला। ठीक है, एक टेस्ट में क्या किया गया कि सब्जेक्ट्स को 5 मिनट दिए गए टू राइट एज मेनी वर्ड्स एज दे कुड that can begin with a given letter, कि किसी भी लेटर से जितने वो अल्फाज 5 मिनट में लिख सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, उतने बनाएं। सेकंड भी आइडेंटिकल था, लेकिन इसमें हमने डिफरेंट लेटर दे दिया। समझो कि पहली दफा एस दिया तो दूसरी दफा हमने टी दे दिया। जब दोनों का कोरिलेशन निकाला तो 0.72 निकला। द कोरिलेशन इज हाई एंड सिग्निफिकेंट एट द 0.01 लेवल। ठीक है, with 104 cases any correlation of 0.25 और higher is significant at this level। ठीक है, जबकि हमारा जो कोरिलेशन है वो ज्यादा है। ठीक है, nevertheless the obtained correlation is somewhat lower than that is desirable for reliability coefficient, जो कि हम कोशिश करते हैं कि 0.80 या 0.90 में आए। ठीक है, तो ये जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा कोरिलेशन किस तरीके से आया है, उसको हम जो है वो स्कैटर प्लॉट से भी शो कर सकते हैं, और स्कैटर प्लॉट से हमें पता चल सकता है कि जो कोरिलेशन आया है उसका आपस में किस तरीके से जो है वो रिलेशनशिप है या नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कितने लोगों का जो है वो 15 से 19 के दरमियान स्कोर आया है, कितने लोगों का 20 से 24 के दरमियान स्कोर आया है, कितने लोगों का 25 से 25 के दरमियान स्कोर आया है। अब इसमें हम अगर पांचवा हमने डिजिट लगाना हो तो 4 लाइनें लगा के पांचवा ऊपर जो है वो क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो हमने कोरिलेशन जो है वो निकाला है। ठीक है, तो उसको हम स्कैटर प्लॉट के जरिए भी शो कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, रिलायबिलिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, ठीक है, किस तरीके से निकाला जाता है कोरिलेशन